गुड इवनिंग बच्चों। मोनू, हरेंद्र, गोविंद, दुर्गेश, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी लोग? सूरज, दक्ष, विवांश, मोनू, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी लोग? सर्दी सर्दी का क्या हाल चाल है आपकी तरफ? सर्दी तो जोरों पर है। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? हम्म। मैं सुमित भाई, आप जम्मू से हैं क्या? जम्मू की सर्दी बयां कर रहे हैं। हम्म। चलिए बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है, ओके। तो लास्ट टर्न पे हम लोग ग्रेडियंट पढ़ रहे थे और हमने ग्रेडियंट लिखना सीखा था। हमने ग्रेडियंट लेना सीखा था, ठीक है। हमने ग्रेडियंट लेना सीखा था अलोंग द क्या, वर्टिकल हाइट, हॉरिजेंटल, हर जगह पे ग्रेडियंट लिखना सीखा था। अब नेक्स्ट सीखते हैं कि मान लीजिए, अच्छा ये क्वेश्चन कर लोगे सब लोग कि एक ट्रॉली को अगर इंक्लाइन प्लेन में छोड़ दें, जैसे एक जेई का क्वेश्चन करते हैं, एक जेई का क्वेश्चन करते हैं, जेई 2021 का है। क्वेश्चन ये है बच्चों कि यहाँ पे कोई एक इंक्लाइंड प्लेन था और इस इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लाइनेशन है 45 डिग्री। यहाँ पे कोई वेसल है, वो एक्सेलरेट हो रहा है, वो एक्सेलरेट हो रहा है और वेसल एक्सेलरेट हो रहा है और उसका जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, इसमें लिक्विड है और वेसल जो एक्सेलरेट हो रहा है वो ए से एक्सेलरेट हो रहा है, ए से एक्सेलरेट हो रहा है अपना वेसल। वेसल का एक्सेलरेशन ए है और ये पॉइंट 1 दिया हुआ है, ये पॉइंट 2 दिया हुआ है और ये डी दिया हुआ है, डायमीटर, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि P1 है एंड P2 बी प्रेशर एट 1 and 2, 1 और 2 का प्रेशर है ये, और ये 45 डिग्री दिया हुआ है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे जो पूछा जा रहा है कि एक बीटा दिया हुआ है P1 - P2 अपॉन में रोजी डी, ये गिवन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? मल्टी करेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ए बीटा इक्वल टू 0 when a equal to g by √2, बीटा इक्वल टू, बीटा ग्रेटर देन 0 when a इक्वल टू g by √2, और दिया हुआ है बीटा इक्वल टू √2 - 1 अपॉन √2 when a इक्वल टू g by 2,
और बीटा दिया हुआ है 1/√2 व्हेन A इक्वल टू G/2। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जेई एडवांस 2021 में पूछा गया था, ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो अभी जो हम लोग ने किया है उससे थोड़ा सा आप लोग अंदाजा लगाइए। रो जो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, रो जो है इसकी लिक्विड की डेंसिटी है, और ये इंक्लाइंड प्लेन से एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू क्या है? 1 और 2 के प्रेशर डिफरेंस के बराबर, 1 और 2 के प्रेशर डिफरेंस के बराबर। तो थोड़ा सा सोचिएगा जल्दी से। ये आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चों ने सॉल्व करना शुरू कर दिया। चलिए बढ़िया, चलिए करते हैं। तो बच्चों यहां पर देखो कि 1 और 2 की बात हो रही है, तो प्रेशर डिफरेंस 1 और 2 पे पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस आपसे 1 और 2 पे पूछा जा रहा है। तो एक काम करिए, यहां पे 2 के हॉरिजेंटल एक और पॉइंट ले लीजिए, 2 के हॉरिजेंटल एक पॉइंट ले लीजिए, यहां पे 3 सेम लेवल पे। तो यहां पे हमने एक पॉइंट ले लिया 3, ठीक है। अब जरा ए का कंपोनेंट लीजिएगा। तो ए का अगर आप कंपोनेंट लेते हैं तो इस तरफ आएगा। ए का कंपोनेंट अगर आप लेते हैं तो इस तरफ आएगा अपने पास A/√2, है ना, एक्स डायरेक्शन में, और एक AY भी होगा। A/√2, तो AY और ये AX, है ना। तो AX भी A/√2 है और AY भी A/√2 है। दिख रहा होगा 45 डिग्री है इसलिए, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताएंगे क्या कि अगर हम पहले 1 और 3 में प्रेशर डिफरेंस की बात करें, 1 और 3 में, एक बार हम P3 और P1 की बात कर सकते हैं, एक बार P3 और P2 की बात कर सकते हैं, और वहां से फिर P1 माइनस P2 की बात कर सकते हैं कि नहीं, बताइए। तो आप मुझे बताओगे कि अगर ये D है, यहां आ जाइए, मैं आपको समझाने के लिए यहां बना दे रहा हूं और बड़ा। तो ये 2 3 था और ये अपने पास 1 है। तो अगर ये D है, ये अपने पास 2 है, ये अपने पास 1 है, ये अपने पास 3 है, ठीक है। और यहां 2 एक्सेलरेशन है, एक अपने पास इधर AX है और इधर एक AY है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट टर्न पे भी किया है, देखिए ये एडवांस में आया हुआ है, A/√2 और इधर भी A/√2। तो अगर ये D है बच्चों और ये अपने पास 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी 45 होगा, ये एंगल भी अपना 45 होगा, ये एंगल भी 45 होगा। बात समझते हैं? तो ये H बता सकते हैं कितना होगा, ये H बता सकते हैं कितना होगा, tan 45 H/D, H आ जाएगा D, H इज इक्वल टू D, H इज इक्वल टू D। तो ये भी D के बराबर होगा, ये भी D के बराबर होगा। चलिए, तो क्या अगर हम इस पे बात करें कि व्हाट इज P1 माइनस P3, व्हाट इज P1 माइनस P3 बच्चों?
बताइए P1 माइनस P3 क्या आप लोग लिख सकते हो? P1 माइनस P3 dp बाई डी एक्स इक्वल टू रो, है ना, रो ए वाई, रो जी ए वाई। बोलो तो रो जी के जगह पे अब क्या जाएगा? जी इफेक्टिव ए वाई में जी प्लस ए बाई रूट टू। P1 माइनस P3 बता दीजिए जल्दी से आप लोग, P1 माइनस P3 बता दीजिए। जी रो जी, ये सूडो लगाओगे तो जी इफेक्टिव क्या होगा? ये ऊपर चला जाएगा, जी माइनस ए बाई रूट टू, रो जी और यहां पे डी, ये हो जाएगा P1 माइनस P3। डायरेक्ट लिख सकते हो। बोलो भाई, ठीक है। तो आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन आप देखो 2 लाइन में करने जा रहे हो। रो डी जी माइनस ए बाई रूट टू कल ही हम लोगों ने किया था, ठीक है, कि अगर नीचे होगा तो जी इफेक्टिव होगा जी माइनस ए वाई, ऊपर होगा तो उसको उल्टा करके देते हो तो जी प्लस ए वाई। अब अगर आप P3 और P2 की बात करो तो P2 बड़ा होगा, ये एक्सेलरेशन a बाई रूट टू है इधर और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो P2 माइनस P3 ये हो जाएगा रो, है ना, dp बाई डी एक्स इक्वल टू रो ए एक्स, याद है सभी को? तो ये कितना हो जाएगा? रो ए एल, तो रो ए बाई रूट टू इंटू डी, ये हो जाएगा। अब क्या आप लोग इन दोनों से, क्या आप इन दोनों से P1 माइनस P2 निकाल सकते हो? सबट्रैक्ट कर दो तो फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो P1 माइनस P2 कितना आ जाएगा? P1 माइनस P2 वो हो जाएगा रो डी जी माइनस ए बाई रूट टू माइनस रो ए डी बाई रूट टू। तो P1 माइनस P2 ये हमारे पास क्या आ रहा है? देखो रो डी कॉमन ले सकते हैं और ये हो जाएगा G माइनस 2a बाई रूट टू, तो रूट टू ए। देख लो सेकेंड स्टेप, ये इसकी बात कर रहे हो, ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फॉर्मूला लगाया है dp बाई डी एक्स इक्वल टू रो एक्स। भाई आदित्य पढ़ाई करके आया करो यार, ठीक है। और आपको मैंने, आप बोल रहे हो कि 2 और 3 का प्रेशर सेम होगा, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो यार? आपको कल पूरा इतना समझाया था लास्ट टर्न पे कि एक्सेलरेटेड डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर सेम नहीं होता। प्लीज आप ऐसे बकवास लोग आप यहां से कट लो जल्दी से। रो ए एक्स ये फॉर्मूला लगेगा, ये ग्रेडियंट कराया, आप कह रहे हो 2 और 3 का प्रेशर सेम होता है। बहुत फर्जी आदमी हो यार, आप निकलो यहां से जल्दी से, दिमाग खराब हो रहा है अब, ठीक है। तो यहां पे P1 माइनस P2 हो जाएगा रो डी जी। आप जैसे लोगों के लिए इस लेवल की पढ़ाई नहीं है, आप कट लो जल्दी से यहां से, ऐसे बकवास लोग फट से कट ले। P1 माइनस P2, और मैं ऐसे लोगों का आप कमेंट भी इंटरटेन बिल्कुल नहीं करने जा रहा हूं, इसी के वजह से धीरे धीरे हो जाता है पूरा लेक्चर का फ्लो। P1 माइनस P2 हो जाएगा रो डी जी माइनस रूट टू ए। अब आप देखिए कि ये वैल्यू दी हुई है बच्चों, ये बीटा क्या है? बीटा इन्होंने दिया हुआ है P1 माइनस P2 अपॉन रो डी जी, तो यहां से जी कॉमन ले लो, तो रो डी जी, तो क्या बचेगा ये अपने पास? जी कॉमन लोगे तो 1 माइनस रूट टू ए बाई जी, और यही अपना पूरा बीटा है, यही अपना पूरा बीटा है, यही अपना बीटा है। तो देख लो कि बीटा 0 कब आ रहा है? ए इक्वल टू जी बाई रूट टू रखने पे बीटा 0 आ रहा है, बिल्कुल सही है ना। ए इक्वल टू जी बाई रूट टू रखने पे यही बीटा 0 आ रहा है, और बीटा ग्रेटर देन 0 व्हेन ए इक्वल टू जी बाई रूट टू, वो तो गलत हो गया ये। अब इन दोनों में चेक कर लो, इन दोनों में चेक कर लो, रूट टू माइनस वन मतलब ये बेसिकली 1 माइनस वन बाई रूट टू है। तो यहां पे जब आप 1 माइनस वन बाई रूट टू रखोगे
तो बीटा ग्रेटर देन 0 आएगा। बोलो, बीटा अपना ग्रेटर देन 0 आएगा, चेक कर लीजिए एक बार, है ना। इसमें ए और सी आंसर आएगा, बहुत बच्चों ने कर लिया है, बहुत बढ़िया। तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो यही क्वेश्चन आपको देखिए, इस कॉन्सेप्ट आपको कराया गया था, हल्का सा आपको दिमाग लगाना था, क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं जेई एडवांस का ही। क्वेश्चन ये है कि अपने पास एक यूट्यूब है, ठीक है, ये अपने पास यूट्यूब है और इसमें क्वेश्चन ये है, ये 2020 का क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यूट्यूब है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया contains वाटर जिसकी डेंसिटी 10 की पावर 3 है। ये तो सबको पता भी होता है। इनिशियली वाटर लेवल स्टैंड्स, water level stands at 0.29 meter from the bottom, from the bottom in each arm। दोनों आर्म में इतना पानी था इनिशियली। फिर आपने क्या किया, केरोसिन ऑयल जो कि इमिसिबल होता है ना, इमिसिबल है वाटर के साथ, ऑफ डेंसिटी 800 kg per meter cube is added to the left arm, until its length is 0.1 meter। ठीक है, द रेशियो H1/H2, H1/H2 आपको डायग्राम में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन ये बोलते हैं कि यहां पर आपने क्या किया है, मैं अलग कलर से दिखा दे रहा हूं कि यहां पे केरोसिन ऑयल डाल दिया है। ठीक है, ये केरोसिन ऑयल डाल दिया है और ये कितनी हाइट का है, ये सेंटीमीटर में मैं ले लेता हूं, है ना, ये सेंटीमीटर में ले लेता हूं। तो ये 0.1 है, तो इसको ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यही होगा ना 100, हाँ, तो 10 सेंटीमीटर।
ठीक है, और ये जो दे रहे हैं H1 दे रहे हैं, इसको H1 दे रहे हैं, ये H1 निकालना है, और इसको, और ये अपना जो वाटर है, वाटर लेवल कहीं तक रहा होगा, ठीक है, तो इसको ये H2 बोल रहे हैं, इसको ये H2 बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये केरोसिन और ये वाटर, ठीक है, इसका हमें बताना है। क्वेश्चन सी आएगा, क्या कह रहे हैं? अच्छा हाँ, सी आएगा, मैंने बी लिख दिया, वो गलती से टिक हो गया, सी आएगा बिल्कुल, ए और सी आएगा, गलत टिक हो गया था। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा। अब आपको इसमें बताना है कि रेशियो ऑफ H1/S2, H1/S2 का रेशियो हमें बताना है। क्लियर है ये? तो इनिशियली क्या था देखो, इनिशियल, ये तो फाइनल सिचुएशन है, इनिशियल सिचुएशन की अगर बात करो, मान लो इसको इधर ले आए, ये एक तरीके से हमारा क्या है, फाइनल सिचुएशन था। इनिशियल क्या होगा, इनिशियल क्या होगा, केवल वाटर रहा होगा, इनिशियल केवल वाटर था, और वो दोनों किसी हाइट तक थे, और वो कितने हाइट तक थे, इक्वल हाइट तक रहे होंगे। और इक्वल हाइट तक क्यों रहे होंगे, 29, ये देखिए 29 सेंटीमीटर, तब ये 29 सेंटीमीटर रहा होगा, सेंटीमीटर में ले लिया है। क्यों ऐसा होगा, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि भाई इक्विलिब्रियम में दोनों आर्म में लिक्विड सेम क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि दो पॉइंट्स अगर आप यहां लेते हो तो प्रेशर सेम होगा हॉरिजेंटल लेवल पे, ठीक है, तो यहां पर सेम होगा प्रेशर, ठीक है, तो ये रोजीएच रोजीएच दोनों साइड सेम था। अब आपने इसमें क्या किया, इस तरफ लेफ्ट आर्म में, लेफ्ट आर्म में आपने क्या किया, लेफ्ट आर्म में आपने केरोसिन ऑयल डिप किया, कितना किया है, 10 सेंटीमीटर तक फिल किया। तो ये 10 सेंटीमीटर फिल किया, तो इधर से कुछ ये चढ़ेगा, हमें नहीं पता ये कितना चढ़ेगा, ठीक है, हमें ये नहीं पता कि ये कितना चढ़ेगा। अब ये जो भी चढ़ेगा, उसके बाद आप क्या करो, किसी दो पॉइंट्स को सेम लेकर प्रेशर सेम करो। जल्दी से जरा इसको अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो अब बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो होगा, ये पूरा H1 है, तो H मान लेते हैं कि इसमें से, देखिए H मान लेते हैं कि इसमें से चढ़ा, ये H हाइट जो है नीचे हो गया, तो H हाइट ये लिक्विड का ये वाला पार्ट H है, H हाइट नीचे हो गया, तो इधर हो जाएगा 29 माइनस H, है ना, ये मान लेते हैं कि H1 ऊपर चढ़ गया, ये जो पहले था ये पोर्शन जो है H1, ये अच्छा इसको H1S2 माना गया ना, तो H मान लो, H1S2 माना गया है तो H मान लो, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो अपना इनिशियल लेवल था, इधर देखो, ये जो इनिशियल लेवल था, इससे ये मान लो कि ये H ऊपर चढ़ गया, H ऊपर चढ़ गया, ठीक है, तो जब ये H ऊपर चढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 29 था, ठीक है, और ये H1 है, तो 29 माइनस H, थोड़ा इसको और नीचे करना पड़ेगा, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं।
और ये मान लो H यहां पे आ गया, ठीक है, और ये अपने पास 10 सेंटीमीटर है। ये के वॉयल है, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, आपको पता है ये H होगा, जितना H ये खाली होगा उतना H ये भरेगा, और इसको यहां लो, ये H ऐसे जाएगा, है ना। तो इतना पोर्शन वाटर का H नीचे डिप हुआ तो H ऊपर चढ़ गया, ठीक है। वाटर का जो लेवल है, वाटर का जो लेवल है वो H नीचे गया तो ये H ऊपर चला गया, और ये ऑक्युपाई हुआ 10, तो ये कितना बचेगा 29 माइनस H, और ये कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 29, ये था, है ना। तो 29 प्लस H, तो यहां पर पहले H निकाल लेते हैं 2 पॉइंट लेकर, A और B, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे जब स्टैटिक इक्विलिब्रियम गेन होगा तो ये H ऊपर चढ़ेगा, यहां से ये H ऊपर चढ़ा, H ये नीचे चला गया, ठीक है, H ये नीचे चला गया। अब PA इज इक्वल टू PB, है ना, क्यों, क्योंकि प्रेशर सेम होगा। अब देखो यहां पे क्या होगा, PA की वैल्यू क्या होगी, PATM प्लस PA की वैल्यू होगी PATM प्लस, अब डेंसिटी ऑफ के वाइल प्लस दिस, तो कितने, 2 लोग हैं इसमें, तो इसका पूरा होगा और इसका 29 माइनस H, तो PATM प्लस इसका हो जाएगा 800 रो, है ना। ये kg पर मीटर क्यूब में है, ये kg पर मीटर क्यूब में है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, हम लोगों ने सेंटीमीटर में रखा हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। केरोसिन की डेंसिटी दे रखी हुई है 800, देख लीजिए, ठीक है। तो रो जी इंटू H, H कितना है 10, इज इक्वल टू प्लस PATM लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो हर जगह अपना कट जाएगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा 1000 G इंटू 29 माइनस H, दिस इज इक्वल टू फिर से PATM, तो इसीलिए कह रहा था PATM लिखने की जरूरत नहीं थी। इसका पूरा वाटर का है, वाटर का कितना होगा 29 प्लस H, तो रो G 29 प्लस H, तो यहां से बच्चों आप H निकाल दो, H यहां से निकाल दो, कितना आ रहा है देख लो, ये है अपना 8 इंटू 10 की पावर 4 प्लस ये 10 की पावर 4, 29 माइनस H इंटू 10 की पावर 4 इक्वल टू, ये हो जाएगा 29 प्लस H इंटू 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 तो हटा ही दो सबसे, तो 8 प्लस 29 माइनस H इक्वल टू 29 प्लस H, तो इधर आ जाएगा 8 इक्वल टू 2H, 29 भी कट गया, H इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, H इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। H कितना दिया हुआ है 0.1 मीटर है ना, तो 0.1 मीटर है भाई, तो 100 करोगे तो 10 ही तो आएगा, ठीक है। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही आएगा। हाँ भाई स्टार्ट करिए, आप देख लीजिए आपको समझ में आ रहा है तो स्टार्ट करिए। तो H इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो बच्चों यहां पर H आ गया 4 सेंटीमीटर। अब फाइनली आपसे H1H2 पूछा है ना, H1H2 पूछा था, ये पूरा H2 बोला था और इसको इसने क्वेश्चन में H1 दिया था, इसको इसने क्वेश्चन में H1 दिया था, क्वेश्चन में इसको इसने H1 दिया था, ठीक है। तो H1 और H2 निकाल दो, अब तो H1 और H2 निकाल लीजिए, इसको इन्होंने H1 दिया था पूरे को,
इसको H1 दिया था और इसको H2 दिया था, तो H2 तो हो जाएगा 29 प्लस H, है ना, और H1 कितना हो जाएगा 29 माइनस H प्लस 10, 29 मतलब 39 माइनस H, तो H1 आ जाएगा 39 माइनस 4 दैट इज 35, H2 हो जाएगा H2 कितना हो जाएगा 29 प्लस H, तो आपका H1 बाई H2 वो हो जाएगा 35 बाई 33, 35 बाई 33। ये वन आंसर करेक्ट क्वेश्चन था, वन आंसर करेक्ट क्वेश्चन था, जेई एडवांस का क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, जेई एडवांस का क्वेश्चन था ये भी, देख लीजिए। क्लियर है बच्चों, ये 2022 का क्वेश्चन था, ठीक है, ये 2020। मेरा आपसे ये कहना है कि क्वेश्चंस के लेवल बहुत फंडामेंटल पे बेस्ड होते हैं, आप अगर उन चीजों को सही से समझते हैं तो बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब ऐसे ऐसे महान लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 10 की पावर 4 कैसे कट हो गया, अब उनसे क्या ही कुछ बात किया जाए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं आगे प्रेशर ग्रेडियंट की इन ए रोटेटिंग फ्रेम। तो अभी तक हमने बहुत सारे केसेस में प्रेशर ग्रेडियंट देखा, अब रोटेटिंग फ्रेम में प्रेशर ग्रेडियंट देखेंगे। तो प्रेशर ग्रेडियंट इन रोटेटिंग फ्रेम, कोई रोटेटिंग फ्रेम है मतलब जो वेसल है उसको एक्सेलरेट करने के बजाय, है ना, एक्सेलरेट करने के बजाय एक्स या वाई में हम उसको घुमाने लगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा वेसल है जिसमें लिक्विड है, इसको अब आप रोटेट कर रहे हो, तो इस लिक्विड में मान लो ये लिक्विड सरफेस ऐसा था, ये लिक्विड भरा हुआ था इसमें, ठीक है। अब आप इसको क्या कर रहे हो, इसको घुमा रहे हो, कहां से, इसकी अपनी एक्सिस यहां से जो पास हो रही है इसके अबाउट इसको स्टार्ट रोटेटिंग, आप इसको रोटेट करना शुरू कर रहे हो, अभी नहीं, इसको अब आप रोटेट करने वाले हो। तो अब अगर आप इसको रोटेट करोगे तो इसका जो लिक्विड का जो सरफेस है, लिक्विड के सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसी ट्रेजेक्टरी फॉलो करेंगे, आप लोग बताओगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, केजी मीटर क्यूब में दिया हुआ है तो आप करके उसको मीटर में कर लोगे, आपको वही चीज मिलेगी। आप एच सेंटीमीटर में ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप करोगे, अगर आप एच मीटर में करोगे तो मीटर में करोगे तो क्या करोगे, आप 10 की पावर -2 से डिवाइड करो तो सब में डिवाइड होगा, सब में एच है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी बच्चों, वो ट्रेजेक्ट्री इसकी कुछ ऐसी होगी, इसका जो लोकस होगा वो कुछ ऐसा होगा, देखिएगा। आपके बोलने से नहीं होगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो लोकस या ट्रेजेक्ट्री होगा वो कुछ पैराबोलिक होगा, तो ये हमें प्रूव करना पड़ेगा, हमें बोलने से नहीं चलेगा। हमने मिड पॉइंट से इसको रोटेट किया है तो पैराबोला सिमेट्रिकल होगा, हमने इसको मिड पॉइंट से रोटेट किया है तो पैराबोला जो होगा वो सिमेट्रिकल होगा। ये अभी हम प्रूफ करेंगे ना, ऐसे बोलने से तो नहीं होगा कि सर फीलिंग आ रही है, हमें मैथमेटिकली ये प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर ये कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो इसका जो ये 3 डायमेंशनल है, आपको दिखाया जा रहा है लेकिन ये 3 डायमेंशनल है। कोई सिलेंडर होगा, उसमें पानी भरा होगा, आपने उसको रोटेट किया तो ऐसा एक कर्व बनेगा पूरा 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो यहां पर अब आप क्या कर सकते हो, कैसे प्रूफ करें कि इसका लोकस पैराबोलिक होगा, वो देखो। मान लेते हैं कि इसी को हम x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं,
ठीक है, यहां पे कोई पार्टिकल लेते हैं P, यहां पे कोई पार्टिकल लेते हैं P, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा कि ये जो P है, कोई dm मास का पार्टिकल है, तो ये भी रोटेट हो रहा होगा, dm मास का पार्टिकल भी रोटेट हो रहा होगा, और ये dm मास का पार्टिकल रोटेट हो रहा है अपने इस सर्कल में। देखो थोड़ा सा सिमेट्री गड़बड़ा गई है, एक मिनट रुको। अब देखो, तो यहां पर ये जो पार्टिकल है जो हमने लिया है, तो ये पार्टिकल जो डीएम मास का है, ये अपने सर्कल में मूव कर रहा होगा, मानते हो कि नहीं? तो इसका जो एफबीडी है, आप इसको दो फ्रेम में इसका एफबीडी बना सकते हो, या तो रोटेटिंग फ्रेम में या विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो जैसे रोटेटिंग फ्रेम में बैठकर इसका हम एफबीडी बनाएंगे बच्चों, तो आप क्या देखोगे, यहां पे अगर इस पे टेंजेंट खींचते हो, ये टेंजेंट है, इस कर्व पे अगर आप टेंजेंट खींचते हो तो ये टेंजेंट होगा, और ये थीटा होगा, ये अपना थीटा होगा। ये पार्टिकल P है, डीएम मास का कोई पार्टिकल लिया है आपने P, तो डीएम मास का जो ये पार्टिकल P है, ये अपने रेडियस में मूव कर रहा होगा, और ये रेडियस x है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y। तो ये आपके पास x, y है, तो x की जो दूरी होगी यही x होगा, x रेडियस यही होगा ना, कोऑर्डिनेट अगर इसका x है तो ये इसका रेडियस x होगा। तो ये x रेडियस में एक पार्टिकल है, जो सरफेस पार्टिकल, वो मूव कर रहा है x रेडियस में। तो इसकी अगर हम एफबीडी बनाएं, तो एफबीडी ऑफ P इन रोटेटिंग फ्रेम, आप अर्थ में भी कर सकते हो, तो वहां पे आप सेंट्रीपिटल न्यूटन सेकेंड लॉ लिखोगे। मैं यहां पे रोटेटिंग फ्रेम में कर रहा हूं, तो सेंट्रीफ्यूगल लगाकर और न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाऊंगा, ये तो सबको क्लियर है। तो इस P पॉइंट की अगर एफबीडी बनाते हो तो यही है P पॉइंट। देखो यहां पे ये P पॉइंट लिया है आपने, ये P पॉइंट है, और यहां से ये x रेडियस में मूव कर रहा है, ये x रेडियस में मूव कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, एक तो सेंट्रीफ्यूगल लगाएंगे आप, ये x है, तो सेंट्रीफ्यूगल इसका कितना होगा, dm इसका मास है, तो सेंट्रीफ्यूगल होगा इसमें इस तरफ, कितना होगा, dm, ये ओमेगा था, तो dm ओमेगा स्क्वायर x। बोलो बच्चों, ठीक है। और यहां पे ये पार्टिकल P था, इसका मास dm बोला है आपने, इस पार्टिकल का मास है dm, तो यहां पर dmg भी लग रहा होगा, dmg लग रहा होगा, ठीक है, dmg भी लग रहा होगा। और रोटेटिंग फ्रेम में आपको रेस्ट पर दिख रहा है। अभी और बताएंगे, और कोई फोर्स लग रहा है क्या, जल्दी से जरा कमेंट करके बताइएगा। क्या केवल यही दो फोर्स लगेंगे इस पार्टिकल पे, या कुछ और भी फोर्स लगेगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए भैया। रवि, ये सारे सवाल अगर आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाते तो आप AIR रैंक 100 में खेल रहे होते, मतलब 100 नहीं, टॉप 10 में आने वाले कैंडिडेट होते, कि बिना बताए आपको अपने आप ये सारे सवाल अगर हो जाते तो आप अंडर 10 के स्टूडेंट होते। बहुत बढ़िया भाई धैर्य। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एक लेयर, ये लेयर आप देखो, ये ऐसे था, ये ऐसे था, बुआंसी बता रहे हैं गोविंद भाई, नाम तो भगवान का है काम। तो यहां देखो, ये अपने पास जो है, जैसे ही ये फ्लैट है, ये ऐसे जब कर्व होगा तो अपने नीचे वाले लेयर को दबाएगा, जैसे ये इधर होगा, ये कौन है, रिम्मी कौन है, ये रिम्मी कौन है,
आप भाग जाओ यहां से, ठीक है। 161031, आप यहां बेकार अपना टाइम खराब कर रहे हो, आप तुरंत यहां से भाग जाओ। ये टॉर्क लगा रहे हो आप यहां पे, एफबीडी में टॉर्क लगा रहे हैं, पी पॉइंट पे ये टॉर्क लगा रहे हैं, तुरंत भाग जाओ यहां से। ऐसे लोग नजर ना आए बिल्कुल भी। टॉर्क यहां पे टॉर्क, मैं एफबीडी पूछ रहा हूं, आप यहां पे बता रहे हो कि पी पॉइंट पे टॉर्क लगेगा, और ओमेगा कांस्टेंट है तो टॉर्क पूरे सिस्टम में भी टॉर्क नहीं लग सकता अगर यहां ओमेगा कांस्टेंट है तो। तुरंत दफा हो जाओ यहां से। ऐसे लोग, दिमाग बहुत अब खराब हो रहा है ऐसे बकवास लोगों के साथ। यहां पर अपने पास क्या होगा, ये इस तरीके से होगा, है ना, ये कर्व होगा, ये ऐसे कर्व होगा, तो ये जो है लेयर को क्या करेगा, अपने एडजेसेंट लेयर को प्रेस करेगा, तो एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा एन, और अब रोटेटिंग फ्रेम में हो तो ये पी पॉइंट आपको रेस्ट पे नजर आएगा, ये पी पॉइंट आपको रेस्ट पे नजर आएगा, है ना। पी पॉइंट जो है, जो कि डीएम मास का है, ये आपको रेस्ट पर नजर आएगा। तो आप एन का कंपोनेंट लेंगे तो फायदे में रहेंगे। एन का कंपोनेंट लीजिए, एन का कंपोनेंट लीजिए। ये अपने पास थीटा था, है ना, ये टेंजेंट आपने खींचा था, तो ये टेंजेंट अपना ये थीटा था, ठीक है, ये कांटेक्ट सरफेस था। अब यहां से ये एन की ये वैल्यू, एन का कंपोनेंट ले रहे हैं आप, तो ये थीटा होगा, तो बच्चों ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये अपने पास 90 माइनस थीटा होगा, है ना, और ये तो एक्स था ही। तो यहां पे एन का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा, और इधर होगा एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा और एन कॉस थीटा, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा इज इक्वल टू डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स। पार्टिकल पी की इक्विलिब्रियम, पार्टिकल पी का इक्विलिब्रियम कर रहे हैं क्योंकि हम रोटेटिंग फ्रेम में। हाँ, आप सेंट्रीपीट, यार ये सब मत पूछो, मैं बता रहा हूं, ठीक है। इतना मैकेनिक्स पढ़ाया है, मैंने बोला आपको कि रोटेटिंग फ्रेम में तो सेंट्रीफ्यूगल लगा रहे हैं, अगर हम अर्थ में होंगे तो ये नहीं लगाएंगे, सेंट्रीपीटल लिखेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ लिखेंगे। ये सब क्यों पूछ रहे हो भाई प्रणय? इतना मैकेनिक्स पढ़ाने का यही तो फायदा होता है कि ये सब चीज एक्सप्लेन ना करना पड़े। एन साइन थीटा इक्वल टू डीएम ओमेगा स्क्वायर आर। जिनको ये सब चीजें भाई नहीं आती हैं तो आप यहां से दफा होइए, मैं बता रहा हूं, जल्दी से दफा हो जाइए। वो लोग की कोई यहां पे जो है उनको फायदा नहीं होने वाला है। जो बहुत सीरियस कैंडिडेट है, जिनको एडवांस लेवल तक की पढ़ाई पढ़नी है, केवल वही रहिए, बाकी बिल्कुल यहां से गायब हो जाइए। एन कॉस थीटा इक्वल टू डीएम जी, और होमवर्क करके आइए। इस तरीके का घटिया कमेंट और घटिया डाउट मत पूछिए, अब एंटरटेन नहीं करूंगा मैं, अब बहुत कर लिया मैंने, ठीक है। यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जी। मुझे लगा कि आपको टाइम देना चाहिए, जो जेन्युइन लोग हैं वो समझ चुके हैं, बाकी लोग जो है कभी नहीं सीखेंगे। अब वो बहुत टाइम दिया मैंने, तो tan थीटा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। और बच्चों ये जो tan थीटा है वो क्या है, दिस इज टेंजेंट, ये टेंजेंट ही तो है ऑन द कर्व। यहां पे इतनी चीजें यूज हो रही हैं, अब जिसको ये फंडामेंटल बातें नहीं पता है कि dy बाई डी एक्स इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, तो वो कहां से समझेगा? ये पहली क्लास की बात है। तो टेंजेंट ऑन द कर्व है ये, तो टेंजेंट ऑन द कर्व को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan थीटा। तो यहां पे इसको मैं dy बाई डी एक्स भी लिख सकता हूं, तो लोकस प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, आप इस जिस लेवल की पढ़ाई पढ़ना चाहते हो वहां जाके पढ़ो, ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। यहां ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, यहां पे इसी लेवल की पढ़ाई पढ़ाया जाएगा। dy जो है ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई जी एक्स डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे 0 से y और ये 0 से x, तो आपको लोकस मिल रहा है, आपका लोकस प्रूव हुआ।
ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। तो बच्चों ये पैराबोला है, और ये पैराबोला देखो कौन सा पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला है, दिख रहा है, ये वाला पैराबोला है ये, तो वही प्रूव हुआ है। तो दिस इज द लोकस। मतलब ये कैसे आदमी, टीचर कितना टॉलरेट करेगा, जो बच्चा बोल रहा है कि यहां टॉर्क लगा दो, तब हद लेवल के लोग यहां पढ़ रहे हैं। उनसे पूछ रहा हूं कि इसकी एबीडी बनाओ, तो वो बता रहे हैं टॉर्क लगा दो। सब क्या करने आए हैं यहां पे, क्यों पढ़ रहे हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं वो। y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, दिस इज द पैराबोला, दिस इज द पैराबोला, ये हमने प्रूव किया बच्चों। लेकिन हमारा काम पैराबोलिक, ठीक है, हमारा काम पैराबोलिक केवल प्रूव नहीं करना है, हमें इसका ग्रेडियंट भी लिखना है। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब हम यहां से इधर जा रहे हैं तो इसमें प्रेशर तो अब अलग अलग होगा, प्रेशर अब अलग अलग होगा, ये बात समझते हो। देखो पहले ये देख लो ध्यान से, पहले ये देख लो ध्यान से, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अगर आपको अब इसका ग्रेडियंट लिखना है, अगर आपको इसका ग्रेडियंट लिखना है, तो अब आप इसका ग्रेडियंट लिख सकते हैं। अब आप इसका ग्रेडियंट लिख सकते हैं क्या, आप लोग बताओ। तो इसको देखकर, इन दोनों को देखकर आपको क्या लगता है, क्या आप अब ग्रेडियंट लिख पाएंगे। देखो ये रिजल्ट को यूज करके क्या आप प्रेशर लिख पाएंगे, डीपी बाई डी एक्स का ग्रेडियंट बना पाएंगे क्या। तो अब आपसे ये पूछा जाएगा कि मान लो आप यहां पर हो ऐसे, ठीक है, यहां से कोई यहां पर P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x कॉमा वाई है, x कॉमा वाई है, ये P पॉइंट है। तो यहां पे अब आप यहां पे प्रेशर लिख सकते हो क्या, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका ये x हो गया बच्चों, ये x हो गया है ना। यहां का प्रेशर ओपन टू एटमॉस्फेयर है, मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो A और B के बीच में आप प्रेशर डिफरेंस लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई तनिष्क, बहुत बढ़िया। तो A और B के बीच में प्रेशर डिफरेंस लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। PA क्या लिखोगे बच्चों, ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो वो होगा PATM, ठीक है। अब आप PB की बात करो तो PB में यहां पर क्या लिख सकते हो, देखो ये Y था, ये Y था, है ना। तो PB वर्टिकल से क्या लिख सकते हो, वर्टिकल से PATM प्लस रो जी वाई, PATM प्लस रो जी वाई लिख सकते हो, PATM प्लस रो जी वाई, बताओ PATM प्लस रो जी वाई, ये लिख सकते हो। अब आपको पता है कि Y की वैल्यू X के टर्म्स में दी हुई है, तो आप यहां से PB माइनस PA, PATM को मैंने यहां पर PA लिख दिया, प्लस रो जी वाई, तो रो जी और वाई के जगह पे ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, ये लिख सकता हूं, बोलो। तो PATM जनरल, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, PB एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर आप ऐसे लिख सकते हो,
भाई आप क्यों परेशान हो भाई? आपको मैं यहाँ पे मैंने कहा फ्लूइड जो है एटलीस्ट 8 से 10 लेक्चर जाएगा। आप 3 लेक्चर में पढ़े हो, क्या किए हो मुझे नहीं पता, ठीक है। ये सब मत पूछा करिए भाई कितने लेक्चर में जाएगा, मुझे पढ़ाने दीजिए, ठीक है। पीबी इक्वल टू पी ए प्लस रो जी ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। तो ये बच्चों एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा पी बी पॉइंट का। ए से बी जाएंगे एक्स, तो हमारे पास ये पॉइंट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो रेट ऑफ चेंज निकल के आ जाएगा। पीबी को अगर हम पी मान लें तो इसको हम डिफरेंशिएट करें तो डीपी बाई डी एक्स, पी ए तो कांस्टेंट है, पी एटीएम वो 0 हो जाएगा, रो जी अपॉन 2g ओमेगा स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो डीपी बाई डी एक्स प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा बच्चों? ये होगा रो जी ओमेगा स्क्वायर अपॉन, अच्छा जी तो कैंसिल होगा, जी कैंसिल कर दीजिए, जी कैंसिल कर दीजिए, तो रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटू 2x। तो आपको देखिए ग्रेडियंट मिल जाता है। ये फॉर्मूला आपके ज्यादा काम का है, dp बाई डी एक्स इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो दिस इज द ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट इन रोटेटिंग फ्रेम, और ये पॉजिटिव आया है, आप देख रहे हैं यहां पे ग्रेडियंट जो है पॉजिटिव आया है, नेगेटिव नहीं आया है। ठीक है, ये अपने पास ये नेगेटिव नहीं आया। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही आप वर्टेक्स से इधर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो लिक्विड लेवल की जो लेयर है वो हाइट उसकी बढ़ती जा रही है, उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहां से अपने पास ये पीबी माइनस पी ए हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो डीपी बाई डी एक्स इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? चलिए, तो डीपी बाई डी एक्स आ जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इज द प्रेशर ग्रेडियंट इन रोटेटिंग फ्रेम। ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछा जा सकता है वो देखिए। अगर मान लीजिए इसी यूट्यूब को, एक यूट्यूब है, ठीक है, मान लो एक यूट्यूब है और इसको आपने क्या किया है, पहले इसमें लिक्विड था, ऑब्वियसली दोनों लिम्ब में सेम हाइट पे होगा लिक्विड। इनिशियली दोनों में सेम हाइट पे होगा लिक्विड, है ना। अब क्या होगा, अब मान लो आपने क्या किया, आपने इसको जो है इस यूट्यूब को, दो चीजें हैं, आपने इसको क्या किया, चलिए इसमें दो क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें दो क्वेश्चन बताते हैं। पहले रोटेटिंग वाला क्वेश्चन बना देते हैं। तो आप इसे रोटेट करने लगे, और इसको आप रोटेट कर रहे हो, इसको आप रोटेट कर रहे हो यहां से, नॉट सिमेट्रिकल, यहां से रोटेट कर रहे हो कांस्टेंट ओमेगा से, और ये जो रोटेशन आपने लिया है ये L/4 है, वेयर L इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस इज द लेंथ, ओके। L आपका ये है, और इनिशियल हाइट ये दी हुई थी h, तो ये भी h था, ये भी h था बिफोर रोटेटिंग। डेंसिटी इसकी रो है, डेंसिटी इसकी रो है। आपने इसको L/4 से L/4 से हमने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया। तो अब आपको बताना है कि दोनों लिम्ब में
फाइनल हाइट क्या होगी, दोनों लिम्ब की फाइनल हाइट क्या होगी। तो ये गेस कर पा रहे हो कि दोनों लिम्ब में हाइट क्या होगी, इस तरफ आपकी बढ़ेगी, ठीक है। और अब जो पैराबोला होगा वो अनसिमेट्रिकल पैराबोला होगा, अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल पैराबोला होगा, है ना, ये अनसिमेट्रिकल पैराबोला होगा। तो कैसे कैसे करेंगे, मान लीजिए ये H1 हो गया, अब ये H2 हो गया, तो H1 H2 कैसे निकालें। H1 H2 निकालने का तरीका देखिए, आप मुझे ये बताओ कि यहां पे अगर आप कोई पॉइंट चूज करते हो A और यहां पे कोई पॉइंट चूज करते हो B, ठीक है, तो क्या अब आप PA माइनस PB लिख सकते हो बच्चों, PA माइनस PB लिख सकते हो। जहां से रोटेट कर रहे हो ये 0,0 मान रहे हो अगर, तो अभी आपने ग्रेडियंट पढ़ा था, आप इधर जाओगे कहीं x पे और फिर थोड़ा सा dx पे जाओगे तो dp का इंक्रीमेंट मानोगे। तो dp बाई dx यहां पे क्या लिख सकते हैं बाई फॉर्मूला, dp बाई dx इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स, dp बाई dx इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यहां से dp इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करिए, ये ओरिजिन है, तो लिमिट क्या रखेंगे, कमेंट करके बताएं जरा, देखें कितने लोग लिमिट रख पा रहे हैं इतना पढ़ाने के बाद, देखें कितने लोग लिमिट रख पा रहे हैं, जरा लिमिट रखिएगा, लिमिट कमेंट करके बताएंगे। बताइए माइनस, ओके चलिए, कुछ लोग -L/4 से 3L/4, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा -L/4 से 3L/4, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और L/4 पे जिसको अब नहीं समझ में आया वो कभी नहीं समझेगा, PA से PB, ये बहुत बार बताया जा चुका है, तो PA से PB, चलिए तो यहां से बताइए PB माइनस PA इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये लिमिट जाएगी -L/4 से 3L/4। तो PB माइनस PA हमें मिलने जा रहा है रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा 9L स्क्वायर बाई 16 माइनस L स्क्वायर बाई 16, ठीक है। तो PB माइनस PA ये हो जाएगा कितना, 8L स्क्वायर बाई 16, और वो हो जाएगा L स्क्वायर बाई 2, तो रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो हमें प्रेशर डिफरेंस मिल गया, तो PB माइनस PA मिल गया रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 4। अब हमें PB माइनस PA मिल गया, मैंने कहा था कि आप प्रेशर किसी पॉइंट का किसी भी तरीके से लिखिए, रोटेटिंग के रेस्पेक्ट में लिखिए या वर्टिकल से लिखिए, प्रेशर तो सेम होगा। तो अगर आप वर्टिकल से लिखते हैं तो PA और क्या लिख सकते हैं बच्चों, PATM प्लस रो G H1, ये लिख सकते हो, PATM प्लस रो G H1 ये लिख सकते हो ना। हमें H1 H2 चाहिए, हमें जो है H1 H2 चाहिए, तो आप यहां पे PATM प्लस रो G H1 लिख सकते हो। अब PB क्या लिख सकते हो, PATM प्लस रो G H2, दोनों का डिफरेंस PB माइनस PA ये हो जाएगा रो G H2 माइनस H1, बोलो बच्चों। और ये कितना है, ये आपने निकाला है रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू रो G H2 माइनस H1। तो यहां से रो कैंसिल कर दीजिए,
तो आपको H2 माइनस H1 में इक्वेशन मिलती है। H2 माइनस H1 मिलता है यहां से ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 4g। तो ये आपको गिवन होगा, इसको आप एक इक्वेशन मान सकते हैं। ठीक है, इसको आप एक इक्वेशन मान सकते हैं। अब ये देखो कि ये पूरा जो मास है ये तो कांस्टेंट है, तो यहां पे मास क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप ए लेके चल रहे हो तो आप टोटल मास क्या लिखोगे बताओ? यहां पे लिखोगे रो क्रॉस सेक्शनल एरिया रो ए इंटू एच इंटू 2 प्लस ए एल, है ना। दिस इज द इनिशियल पूरा मास, दिस इज इक्वल टू रो ए एच वन प्लस रो ए एच टू प्लस ए एल, ये ए एल है ना। तो ये देखिए ये सब कट गया और यहां से आपको H1 प्लस H2 क्या मिल जाएगा? H1 प्लस H2 बाई 2 इज इक्वल टू H। तो H1 प्लस H2 आपको मिल गया 2H। H1 प्लस H2 मिल गया 2H। आपको H1 H2 गिवन था, H1 प्लस H2 आपको मिल गया 2H। ये क्लियर है बच्चों? और तो H1 प्लस H2 आपको 2H मिल गया और H2 माइनस H1 आपको ये मिल गया। यहां से आप H1 H2 कर लेंगे, यहां से आपको H1 H2 निकाल लेंगे। आप एक बार ऐड करिए, एक बार सपरेट करिए, तो H1 H2 आपको मिल जाएगा, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप H1 और H2 निकाल लेंगे, है ना। एक बार इंटीग्रेशन और एक बार एब्सोल्यूट से क्यों करते हैं? क्योंकि हमें दो इक्वेशन चाहिए, चाहे मैं इंटीग्रेशन से करें, चाहे हम मतलब हम रोटेटिंग फ्रेम से जाके हम प्रेशर डिफरेंस निकालें या फिर एब्सोल्यूट वर्टिकल से निकालें। मैंने कहा था कि पॉइंट, किसी भी पॉइंट का प्रेशर हमेशा यूनिक होगा, आप कैसे भी निकालिए। तो हमने दो इक्वेशन बनाई, दोनों को वहां से फिर इक्वेशन, हमें अननोन थे हमारे पास H1 H2 दो अननोन थे, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए थे, इसलिए हमने ऐसा किया। बाकी आप ये प्रेशर डिफरेंस यहां से निकाल सकते हैं। ये क्लियर है सभी को? ये क्लियर है क्या? ये सभी को क्लियर है भाई? जल्दी बताइए। सेकेंड इक्वेशन कैसे लिखा है? सेकेंड इक्वेशन में मास कंजर्व किया है। ये मास है, ये मास है, m ऑफ वाटर है और ये भी m है, m ऑफ लिक्विड या वाटर, और ये भी m ऑफ लिक्विड है। तो मास तो हमेशा सेम होगा ना, मास तो हमेशा सेम होगा। तो Al वॉल्यूम है, इसको रो नहीं लिखा, यहां रो लिख लीजिए। ठीक है, मास को कंजर्व किया है। ठीक है, तो ये पूरा मास ये था, इस मास को फिर हमने कंजर्व कर दिया। यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन भी अब आप कर सकते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और बनाना चाहूंगा। देखो कि मान लो इसी को मैं लिक्विड को, इसी को मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं, इसी को एक्सेलरेट कर रहा हूं, मतलब ये 2H है, ये हाइट आपको दी हुई है 2H, लिम्ब की हाइट 2H है और आप क्या कर रहे हो, इसको एक्सेलरेट कर रहे हो। तो आपको बताना है कि आप कितने मिनिमम एक्सेलरेशन से इसको एक्सेलरेट करोगे, ए। ठीक है, तो फाइंड ए मिनिमम सो दैट, यहां पे कोई पॉइंट ए है, liquid does not overflow
फ्रॉम द वर्टिकल लिम्ब। तो वर्टिकल लिम्ब से, और ये हाइट, ये एल था, ये आपको एल दिया हुआ है, इसका लेंथ एल है, ठीक है। इनिशियल मास कॉर्नर में 2 बार कैलकुलेट हुआ है, कहां पे 2 बार हुआ है? इसलिए 2 बार हुआ है क्योंकि ये वर्टिकल लिम्ब है। अरे यार एकदम मतलब पैदल छाप ही हो गया यार। यहां पे इस इतने का मास, यहां पर भी मास है, यहां पे भी मास है, तो इसीलिए ट्वाइस किया गया है। और फिर ये वाला मास, समझ गए भाई प्रतीक? ठीक है, चलिए। तो यहां पर अब इसके लिए बताइए कि ए मिनिमम कितना होगा, जिससे कि आपको मैं ये भी, इसको मैं 3h दे देता हूं, चलो h के टर्म्स में दे देता हूं। तो L इक्वल टू 3h, जल्दी बताइए। तो ए मिनिमम कितना होगा सो दैट लिक्विड डज नॉट ओवरफ्लो फ्रॉम द वर्टिकल लिम्ब? जल्दी बताइएगा। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि सब लोग को करना चाहिए। क्या क्रिटिकल कंडीशन होगी? ग्राउंड स्मूथ है भाई, ग्राउंड स्मूथ है, ग्राउंड स्मूथ है, रफ नहीं है। किसी ने आंसर नहीं बताया। चलिए देखिए, फिर मैं कर रहा हूं। आप सभी को पता है कि जब हम इधर एक्सेलरेट करेंगे तो इसके अपोजिट साइड प्रेशर बढ़ेगा, डीपी बाई डी एक्स, है ना, इक्वल टू रो इंटू ए एक्स। तो जैसे जैसे हम इधर आएंगे तो प्रेशर हमारा बढ़ेगा। तो प्रेशर जब बढ़ेगा तो ये लिम्ब में लिक्विड चढ़ेगी। और इन्होंने बोला है कि लिक्विड मिनिमम बताओ जिससे कि ओवरफ्लो ना करे। इसका मतलब क्रिटिकल कंडीशन क्या हो सकती है कि यहां पूरा खाली हो जाए, एच पूरा खाली होगा तो एच पूरा यहां पे चढ़ेगा, एच पूरा यहां पे चढ़ेगा और यहां पे पूरा खाली होगा। अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया, इस कंडीशन से ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया, तो लिक्विड यहां से बाहर निकलने लगेगी, लिक्विड यहां से, लिक्विड पूरा जो है बाहर निकलने लगेगी। तो क्या आप लोगों को ये बताया नहीं गया है? बताओ, ये सबको करना चाहिए था यार, कल ही किया था। ये थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी, याद है सभी को? और यहां पे tan थीटा कितना आएगा? 2h अपॉन 3h इक्वल टू ए बाई जी। तो ए मिनिमम अपने पास कितना हो जाएगा? ए मिनिमम हो जाएगा 2g/3। ए मिनिमम हो जाएगा 2g/3। ए मिनिमम हो जाएगा 2g/3, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आपने कर दिया तो ये इधर और खाली होने लगेगा और इधर ये क्या होने लगेगा? ओवरफ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो 2g/3, यहां पे आप g की वैल्यू 10 भी रख सकते हो, बाकी छोड़ भी सकते हो, जैसा दिया गया हो ऑप्शन में। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और यहां पे PATM रहेगा, दिख रहा है? यहां पे PATM रहेगा। नेक्स्ट मान लीजिए आपके पास एक कोई ऐसा ट्यूब है इक्विलेटरल ट्रायंगल का,
ठीक है, आपने इसमें 3 इमिसिबल लिक्विड डाला है। ठीक है, 3 इमिसिबल लिक्विड डाला है। तो 3 इमिसिबल लिक्विड आपने अगर जो डाला है वो कुछ ऐसा डाला है, देखिए ये एक्स है यहां पे, तीन इमिसिबल लिक्विड डाला है आपने कुछ ऐसा, देखिए ठीक है, एक ऐसा है, अलग अलग शेड से बना दे रहा हूं, दिखेगा भी नहीं ना। दूसरा आपके पास कुछ ऐसा है, ठीक है, एक ऐसा है, और तीसरा आपका कुछ ऐसा है, मान लो 3 इमिसिबल है। थ्री इमिसिबल लिक्विड है, दिख रहा होगा सभी को। ठीक है, अब यहां से देखो इनकी जो डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी जो है अपनी ρ3 है, इसकी ρ1 है, और इसकी ρ2 है। ठीक है, तीनों लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग है, और आपको दिया हुआ है कि तीनों लिक्विड इक्विलेटरल है, ये ट्यूब ऑफ साइड ए। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है एक्स, ये एक्स दिया हुआ है, ये भी अपना एक्स है, और ये भी अपना एक्स है। ठीक है, तो हमें एक्स फाइंड करना है, फाइंड एक्स, एक्स फाइंड करना है। ठीक है, हमें इसमें एक्स फाइंड करना है। कैसे करोगे बताओ, जल्दी से बताइएगा, इसमें एक्स कैसे फाइंड करेंगे? इसमें एक्स बच्चों कैसे फाइंड करेंगे, जल्दी बताइए, थोड़ा सा बताइए, क्या क्या मतलब अप्रोच क्या लेंगे? अप्रोच क्या लेंगे? देखिए 2 पॉइंट ले लीजिए, अप्रोच ये होगा कि यहां पर कोई एक पॉइंट ले लीजिए ए, और यहां पे कोई पॉइंट ले लीजिए बी। बोथ द पॉइंट्स आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, दिख रहा है? बोथ द पॉइंट्स आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ये दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, है ना, और स्टैटिक लिक्विड है, तो प्रेशर सेम होगा। अब प्रेशर सेम लिखने का तरीका, यहां पे आपको हाइट लिखना पड़ेगा। तो ये अगर x दिया है तो आप ये हाइट निकाल सकते हो, और ये आपको नहीं दिया है तो आप यहां से ये हाइट निकाल सकते हैं। बोलो, ये x है तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स। नहीं दिया है तो भी आप जानते हो इक्विलेटरल है, ये 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा x साइन 30 साइन 60, है ना, मतलब √3/2x। ये कितना होगा, √3/2 a माइनस एक्स। ठीक उसी तरीके से आप इसका भी लिख सकते हैं, तो PA इक्वल टू PB, यही करना था, PA इक्वल टू PB। ठीक है, तो अब यहां से जब PA, ये इग्नोर करेंगे आप, है ना, ट्यूब का ये जो विड्थ है वो इग्नोर करेंगे, ट्यूब का ये विड्थ आपका इग्नोर करेंगे, तो PA क्या लिखोगे, PA लिखोगे, ये डेंसिटी ρ2 है, ये ρ1 है, तो यहां से लिख रहा हूं मैं ρ1
जी और h कितना होगा, √3/2 a माइनस एक्स। यहां तक आ गए, यहां से यहां आ गए, ठीक है भाई। फिर यहां से यहां आने के लिए डेंसिटी चेंज हो गई, वो होगी रो2। तो क्या लिखा जाएगा, रो2g इंटू √3/2x इक्वल टू पीबी, ठीक है, इक्वल टू पीबी। तो पीबी की वैल्यू क्या होगी, पीबी के लिए आप फिर से वही करोगे, यहां से ये x लिख सकते हो, यहां से ये x लिख सकते, ये x दिया है तो ये वर्टिकल हाइट निकाल सकते हो, और यहां से ये वर्टिकल हाइट। तो क्या हो जाएगा, ये रो1 है तो क्या लिखेंगे, रो1, ये x है तो ये x साइन 60, x साइन 60। तो x साइन 60 कितना हो जाएगा, x √3/2x है ना, इंटू रो1g, और प्लस ये हो जाएगा रो3g, h हो जाएगा a माइनस एक्स, ये जो हो जाएगा अपना, ये कितना होगा, a माइनस एक्स। तो ये हाइट हमें पता है a माइनस एक्स साइन 60, a माइनस एक्स √3/2। ठीक है, तो √3/2 आपका पूरा कट जाएगा और g भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, रो1 a माइनस एक्स प्लस रो2x इक्वल टू रो1x प्लस रो3 a माइनस एक्स, ये बचेगा। यहां से x आप निकाल लेंगे, बाकी सब गिवन होगा। तो अपने पास क्या क्या आ रहा है, देखिए रो1 प्लस a वाले टर्म एक साथ ले लीजिए, रो1 माइनस रो3 a इज इक्वल टू, एक्स वाले टर्म इधर ले आइए, तो 2 रो1 ये इधर आएगा, प्लस माइनस रो2 माइनस रो3 एक्स। तो एक्स अपने पास आएगा रो1 माइनस रो3 अपॉन में 2 रो1 माइनस रो2 माइनस रो3 इंटू ए। चेक करिए भाई, आंसर मैच कर रहा है। भाई ने x इक्वल टू 1/3 भी निकाल दिया, पता नहीं कहां से। यहां 1/3 कैसे निकाल दिए भाई, मैंने रो1 रो2 तो दिया नहीं है वैल्यू, आपने कैसे निकाल दिया। ठीक है, तो ये आएगा, देख लीजिए, ये आएगा। देखो बच्चों, मैं आज कुछ लोग ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिनोमिनेटर गलत आ रहा है मेरा, आपका गलत आ रहा होगा, चेक कर लीजिए। मैंने तो लगभग अपने होशो हवास में सही किया है, बाकी आप लोग देख लीजिए, गलत भी हो सकता है तो बता दीजिए। ये 2 हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये इधर सही लग रहा है, मुझे सही लग रहा है भाई मेरा। देखिए, आज मैंने जो कमेंट्स देखे और जो डाउट्स का लेवल देखा, उससे समझ में आता है कि आप लोगों को मैं एक चीज बताऊंगा बच्चों, जो सच्चाई ये है कि आप कितना भी पढ़ाई कर लो किसी से भी, आप मुझसे पढ़ लो, अपनी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ लो, है ना, यूट्यूब से पढ़ लो, दुनिया जहान सबसे पढ़ लो, किसी के पढ़ने, केवल आप किसी से पढ़ रहे हैं तो दैट इज नॉट द रियल नॉलेज गेनिंग। आपको खुद घर में बैठ के उस पर सोचना होगा, वर्कआउट करना होगा। तो जो ये नहीं कर रहा है उसका कभी भी फिजिक्स में फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं होंगे, सोचने का जो थॉट प्रोसेस है वो जनरेट नहीं होगा, और थॉट प्रोसेस जनरेट नहीं होगा तो फिजिक्स नहीं सीख पाएंगे, ये जान लीजिए। तो मैं आपके पास अभी समय है, बहुत समय है, आप अभी 2 ईयर प्रोग्राम के बच्चे हो,
तो आपके पास अभी अपने आप को मॉडिफाई करने का, अपने आप को फिर से जो है जो गलतियां हैं उसको सुधारने का बहुत लंबा समय है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में आप पेन चलाकर सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। आप लेक्चर्स कैसे करते हैं आप लोग, ये जो मैं लेक्चर्स देता हूं, पहले इस लेक्चर्स पे घर पे टाइम वेस्ट स्पेंड करिए। जो लेक्चर्स आप मेरे साथ यहां कर रहे हो, इसको घर पे रफ कॉपी में इस पे टाइम स्पेंड करिए, खुद से करने की, सारे वेरिएशन खुद से करने। ये सब कोई थ्योरी थोड़े है, आपको पता है थ्योरी तो रोज ही है ना। आपको मैं कितना वेरिएशन कराता हूं, आपको एक टॉपिक पे ये सब जो है क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस का बस मैं एज ए थ्योरी आपको वेरिएशन के रूप में देता जाता हूं। तो पहले आप अपनी इन सारी थ्योरी को बैठकर खुद से इस पे टाइम स्पेंड करिए, सोचिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। अगर आप इन इलिस्ट्रेशंस पे कमांड कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम 70-75% अपने से चीजें किसी भी सोर्स से कर सकते हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं इस बात को। लेकिन ये जो बच्चे पूछ रहे हैं कि टॉर्क लग जाएगा सर, ये हो जाएगा सर, वो हो जाएगा, बेतुका कुछ भी, ठीक है, कुछ भी बेतुका कुछ भी बोल रहे हैं, उन बच्चों को मैं यही सलाह दूंगा कि सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाइए। आप ऑफलाइन में जा रहे हैं, ऑनलाइन में जा रहे हैं, तो इस चक्कर में आपको घर पे पढ़ने का कोई समय आप नहीं दे रहे हैं। और जब तक बच्चों अपने आप समय नहीं देंगे तो आपका भला नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को मतलब एकदम हार्ड एंड फास्ट मान लीजिए कि आपको, अगर मेरे पता है हमारे टीचर जो फिजिक्स के टीचर थे जिससे मैंने पढ़ा है, वो 45 मिनट्स की क्लास लेते थे वीकली 3 दिन। नाउ 45 मिनट्स की उस क्लास की कॉपी को, और कितने लड़कों के बीच में हम पढ़ते थे, 500 लड़कों के बीच में, 600 लड़कों के बीच में, ठीक है। तो 500-600 लड़कों के बीच में जब हम पढ़ते थे तो बोर्ड भी नहीं दिखता था ऑफलाइन में, कितनी दूर बैठते होंगे, कितना बड़ा हॉल होगा सोचो। तो सर जो बोलते थे उसको सुन के हम लोग लिखते थे। और 45 मिनट्स के उस लेक्चर को घर में हम जब पढ़ने जाते थे तो हमारे पास ये स्कोप नहीं था कि हम सर के पास चले जाएं। सर आते थे अपने गनमैन के साथ, 2 गनमैन थे, सर आते थे, क्लास लेते थे और उनके बॉडीगार्ड्स थे, और वो फिर अपने घर चले जाते थे। सेलिब्रिटी की तरह आते थे, सेलिब्रिटी की तरह जाते थे, उनसे कभी मिलना नसीब नहीं हुआ। तो वो को भी डाउट आउट नहीं लेते थे। डाउट कैसे लेंगे, एक सिंगल टीचर है, एक बैच में 500-600 बच्चे हैं, और ऐसे जो है अल्टरनेट डे पे जो है 5 से 6 बैचेज चल रहे हैं, तो किसका डाउट लेंगे वो। तो उस 45 मिनट्स के लेक्चर को घर पे रिवाइज करने में 3 घंटे भी लग जाते थे, कोई क्रूशियल लेक्चर होता था तो, नहीं तो 2 घंटे 1.5 घंटे लग जाते थे सोचने में कि सर ने क्या बोला था। अच्छा, उसी जल्दी में कुछ गलत भी नोट कर लिया, उसको भी खुद से ठीक करो। तो इस लेवल की पढ़ाई, उससे फायदा क्या होता था, उससे फायदा ये होता था भाई कि उससे फायदा ये होता था कि हम खुद सोचते थे, खुद करते थे। तो एससी वर्मा का एक भी सवाल मैंने किसी से आज तक पूछा नहीं अपने प्रिपरेशन में, वो लगभग सारे हो गए थे, एक अटेम्प्ट में नहीं तो 2-3 अटेम्प्ट में कुछ कुछ सवाल। और इरोडोफ के जो अपने सिलेबस के क्वेश्चन है वो भी करीब 50-55-40% हो जाते थे। तो मैं भी आपको यही सलाह दे रहा हूं कि आपको जो है स्ट्रगल करके करना होगा। आपका स्ट्रगल बहुत कम है, आपको यहां रेडीमेड चीजें बताई जा रही हैं, बस आपको उस पे काम करना है, ठीक है। तो आज मुझे बहुत ज्यादा जो है नर्वसनेस फील हुआ कि बहुत बच्चे अजीब सा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डाउट मत पूछो, लेकिन आप क्या डाउट पूछ रहे हो यार, बताओ, बिना सर पैर का, है ना। अजीब से लोग डाउट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी सेल्फ स्टडी की पढ़ाई बढ़ाइए। इतना आराम से चीजें कराई जा रही हैं धीरे धीरे कि आप इसमें तो कमांड लेके आइए, ठीक है। चलिए बच्चों, कल मिलते हैं फिर।